लेक्चर में अपन ने विद्यार्थियों क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज अपन अंशदायी या सहयोगी क्या होते हैं और उनके द्वारा जो राशि मंगवाई जाती है उसकी गणना कैसी होती है वो अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अंशदायी क्या है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 226 के अनुसार अंशदायी का आशय ऐसे लोगों से है जो कंपनी के समापन पर कंपनी की संपत्तियों में अंशदान करने मतलब कंट्रीब्यूट करने या संपत्तियों से अंशदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अंशदायियों में कंपनी के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों को शामिल किया जाता है। चाहे उनके अंश पूर्ण प्रदत्त हो या अंश प्रदत्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के समापन पर लेनदारों को भुगतान करने के लिए राशि यदि अपर्याप्त है तो अपने अंशों पर न मांगी गई राशि की सीमा तक कंपनी के वर्तमान सदस्य उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी अंशदायी की मृत्यु समापक द्वारा अंशदायियों की सूची बनाने से पहले या बाद में हो जाती है तो मृतक का उत्तराधिकारी बकाया राशि कंपनी को चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि उत्तराधिकारी बकाया राशि चुकाने में त्रुटि करता है तो मृतक अंशदायी की जायदाद से बकाया राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। यदि मृतक अंशदायी हिंदू अविभाजित परिवार के मिताक्षरा समुदाय का सदस्य रहा है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी समान रूप से अंशदायी के रूप में शामिल हो जाएगा। सुविधा की दृष्टि से अपन अंशदायियों को दो भागों में बांटते हैं, अ सूची के अंशदायी और ब सूची के अंशदायी, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ लिस्ट ए और कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑफ लिस्ट बी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अ सूची के अंशदायी कौन होते हैं। तो इस सूची में उन वर्तमान सदस्यों को शामिल किया जाता है जो समापन से पूर्व की 1 वर्ष की अवधि से समापन की तिथि तक में किसी भी समय कंपनी के सदस्य रहे हों। इनका दायित्व प्राथमिक होता है और ये अंशों पर अदत्त राशि चुकाने के लिए दायी माने जाते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद आता है ब सूची के अंशदायी। ब सूची के अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ लिस्ट बी। तो इस सूची में उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जो कंपनी के समापन से 1 वर्ष पूर्व किसी भी समय कंपनी की सदस्यता छोड़ चुके हों। इनका दायित्व तब उत्पन्न होता है जब असूची के अंशदायियों से प्राप्त राशि ऋणों को चुकाने में अपर्याप्त हो और असूची के अंशदायी समापक द्वारा मांगी गई याचना राशि का भुगतान न कर सके तो उस सीमा तक ही ये दायी होंगे। ये अंशदायी ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी कभी नहीं होंगे जो उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद उत्पन्न हुए हों। पहले के ऋणों पर भी इनका दायित्व इनके पास विद्यमान अंशों के अनुपात में ही होता है। अब अपन एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो विद्यार्थियों, कॉन्ट्रीब्यूटरी से रिलेटेड एक उदाहरण अपन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह उदाहरण है कि कंपनी के समापन पर कुछ लेनदार अदत्त रह गए। निम्नलिखित व्यक्तियों ने समापन से कुछ समय पूर्व अपने धारित अंश हस्तांतरित कर दिए थे। यह हस्तांतरण की सूचना दी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि समापन शुरू होने के 1 साल के अंदर कोई भी ट्रांसफर है तो जिन्होंने ट्रांसफ़र किए वो उत्तरदायी माने जाते हैं, परंतु 1 साल से पहले से हैं तो उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें पूछा गया है कि हस्तांतरण की तिथि को 100 रुपये वाले अंश 80 रुपये याचित और चुकता थे। एक अंशदार एफ जिसके पास 200 अंश थे 28 फरवरी 18 को मर गया
तब लेनदारों में 15,000 रुपये बकाया थे। उसके अंश उसके पुत्र को, जो कि डब्लू है, उसे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। डी के अंशों का हस्तांतरित एम था और एम ने सदस्य बनते ही 20 रुपये प्रति अंश की अग्रिम याचना चुका दी। तो इसमें डी भी नहीं आएगा। कंपनी का समापन 1 फरवरी 19 से प्रारंभ हुआ है। तो क्योंकि ऊपर टेबल में ए ने 1/1/18 को इसे ट्रांसफर कर दी है, तो ए राशि चुकाने के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने अंशों का हस्तांतरण समापन की कार्रवाई शुरू होने के 1 साल पहले ही कर दिया था। डी इसलिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसके अंशों पर एम ने हस्तांतरण होते ही अग्रिम याचना राशि चुका दी है, जिससे इन अंशों पर कोई राशि बकाया रही नहीं। तो अब देखिए, एक अपने को स्टेटमेंट बनाना है जिनमें लाइबिलिटी ऑफ फॉर्मर मेंबर्स एज कॉन्ट्रीब्यूटरीज, मतलब बी कैटेगरी के जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी लाइबिलिटी कितनी फिक्सअप होगी उसकी जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि 1/1/18 बड़ा इसमें शामिल नहीं होगा। 15/2/18 को सबसे पहले डेट लगाएंगे, जिसमें बी है तो डेट में 15/2 लगा दी। उसके बाद बी के लिख दिए 400 शेयर। उसके बाद सी है 15/3, तो सी के पहले सूचना में दिया 28 फरवरी 18 को एफ है वो मर गया है और डब्लू को वो ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ 28 फरवरी लिखनी पड़ेगी। और चूंकि 15 फरवरी को आपको दिया हुआ है कि अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स 12,500, तो इसमें जितने भी बी कैटेगरीज कॉन्ट्रीब्यूटरीज होंगे उनका नाम लिखने के बाद लास्ट में टोटल क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट का कॉलम बनाएंगे। तो 15/2 को टोटल क्रेडिटर्स के कॉलम में 12,500 आएगा, आपने सूचना दी हुई है। और 28/2/18 को इस टोटल क्रेडिटर्स के कॉलम में 15,000 आएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि तब लेनदारों में 15,000 बकाया थे। उसके बाद अगली तारीख आएगी 15/3 सी की, 700 शेयर हैं इसके पास और 18,000 बकाया हैं, तो 15/3 में 18,000 लिख देंगे। तो पहला नेम ऑफ फॉर्मर मेंबर में फर्स्ट नाम आया बी के 400 शेयर, फिर एफ की जगह डब्लू हो गया, F/W के 200 शेयर्स आ गए, और फिर सी के शेयर्स आ गए 700। इसके बाद डी जो है उसका तो पैसा एम ने दे दिया तो आएगा ही नहीं। ई है वो आएगा, तो नीचे 5/4 अपन तारीख लगा देंगे और लाइबिलिटीज में लिख देंगे लास्ट में टोटल क्रेडिटर 30,000, और इसके 1000 शेयर हैं तो ई के 1,000 शेयर लिख देंगे। तो फॉर्मर मेंबर्स में 4 आए, बी नंबर 1 पे, F/W नंबर 2 पे, सी नंबर 3 पे और ई नंबर 4 पे, और इनके नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए 400, 200, 700 और 1000। अब अपने को ये ज्ञात करना है कि कौन से क्रेडिटर के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। तो सबसे पहले आप देखिए 15/2/18 को आपके पास क्रेडिटर थे 12,500 के, तो 12,500 के क्रेडिटर थे 15/2 को। 15/2 के दिन बी भी लाइबल है, सी भी लाइबल है, एफ या डब्ल्यू भी लाइबल है और ई भी लाइबल है। बाकी ए लाइबल नहीं हो सकता और डी ने पूरा भुगतान कर दिया तो वो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए कि 12,500 जो रुपए हैं उनके लिए बी, डब्ल्यू, सी और ई अपने शेयर्स के रेशियो में लाइबल होंगे। तो 400:200:700:1000 अर्थात 4, 2, 7, 10 के रेशियो में ये 12,500 रुपये बांट दिए जाएंगे इनमें। तो इस बी के आगे 2,174, डब्ल्यू के आगे 1,087, सी के आगे 3,804 और ई के आगे 5,435।
इसके बाद 28 तारीख को क्रेडिटर आपको दिए हुए हैं 15,000, तो 12,500 का तो बंटवारा हो गया। तो 28/2 को 15,000 थे, तब बचे कितने? 2,500, क्योंकि 12.5 का तो बंटवारा हो गया, तो 2,500 को अपन बांटेंगे। तो आप देखिए कि 15/2 को बी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दी, तो इसका मतलब 28/2 की लाइबिलिटी में ये शामिल हो गई नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर कर चुका था। तो अब 2,500 जो लाइबिलिटी है उसमें ये 3 जने शामिल होंगे, डब्ल्यू, सी और ई, और ये 2,500 रुपये इनके शेयर्स के अनुपात में 2:7:10 में बांट दिए जाएंगे, तो 263, 921 और 1,316 ये बंट जाएंगे। फिर 15/3 को लाइबिलिटी आप क्रेडिटर की हो गई 18,000, तो 15,000 तक तो बढ़ चुकी है, तब बचा 3,000। तो 3,000 में एफ, सी, ई सब हैं, तो इन तीनों में 2:7:10 में 2:7:10 में ये बांट दी जाएगी 316 रुपये, 1,105 और 1,579। अब 5/4, तो 5/4 जो लाइबिलिटी आई है, तो सी ने भी अपने 15/3 को ट्रांसफर कर दिया, तो इसके लिए सी भी लाइबल नहीं हुआ, पर डब्लू अभी भी शेयर होल्डर है, उसने ट्रांसफर नहीं किए हैं। तो अब देखिए 18,000 के बाद में 5/4 को टोटल लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स की हो गई 30,000, तो 18 तक तो बंट गई। तो अब 30 है, तो 30 - 18, तो ये इस अवधि में बड़ी है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये इन दोनों में बंटेंगे, डब्ल्यू और ई में। इनका रेशियो होगा 2:10 या 1:5। तो एफ में बंट गए 2,000 और ई में 10,000। तो जब इनकी टोटल करेंगे लाइबिलिटी बांटने की कि भाई कितनी बनी इनकी, तो बी की बनी 2,174, डब्ल्यू की बनी 3,366, सी की बनी 5,830 और ई की बनी 18,330। जैसा कि हम जानते हैं कि पर शेयर 20 रुपये ही बकाया हैं, तो ऐसी दशा में जो डब्ल्यू है वो मैक्सिमम 4,000 रुपये देने के लिए लाइबल है, और बी है वो 8,000, सी है वो 14,000, ई है वो 20,000। ये अधिकतम इनसे मांग सकते हैं। तो जितना इनसे मांग सकते हैं उससे कम ही राशि इनकी लाइबिलिटी की आई है, तो ये इतनी चुकाने के लिए लाइबल हो जाएंगे। मान लो यहाँ एफ का अमाउंट 6,000 आ जाता, तो 4,000 से ज़्यादा नहीं चुकाता। अब सवाल में पूछा है कि हस्तांतरित ने देय राशि का भुगतान किया, जैसे वे वर्तमान में अंशदायी सदस्य हैं। यदि वो कर देते तो क्या प्रभाव होता? तो इसका उत्तर है कि यदि अंशों के ट्रांसफरीज मतलब हस्तांतरित वर्तमान अंशदायियों के रूप में देय राशि का भुगतान कर देते हैं, तो जो हस्तांतरण करता है मतलब बी, एफ, सी, ई, इनका कोई दायित्व नहीं बनेगा, और नहीं करेंगे तब इनका बनता है। दूसरा लिखा, यदि हस्तांतरित ने देय राशि का भुगतान नहीं किया तो पूर्व सदस्यों का दायित्व उत्पन्न होगा, और उसमें बी का 2,174, डब्ल्यू का 3,366, सी का 5,830 और ई का 18,330 रुपये दायित्व निर्धारित हो जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर अपना पूरा हो जाता है। एक बार जो मैंने करवाए हैं उनको, और कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ में मैं भेज दूंगा, उनको आप करिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी भेजूंगा, उनके उत्तर लिखिएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर लिखिए।
जो रिविजनरी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं भेजूंगा उनके उत्तर दिए हुए हैं, मिलाइए। कोई समझ में नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, फ़ोन करके पूछ लीजिए। बाद में जब आप आंसर लिख लेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनके सजेस्टेड आंसर मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, उनसे मिलान कीजिए और खुद को देखिए कि कितना बढ़िया आपने आंसर लिखा है, और तकलीफ हो तो फ़ोन पे बात कर लीजिए। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा हो जाता है।